जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात विवाद के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। मीडिया क्लासेज में अब तक हम पत्रकारिता किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है के साथ साथ पत्रकारिता के उद्देश्य, उपयोगिता और प्रभाव पर चर्चा कर चुके हैं। मीडिया क्लासेज का यह एपिसोड जनसंचार, जनमाध्यम और पत्रकारिता पर केंद्रित है। आज मैं इनके बारे में ही आपसे चर्चा करूंगा। यह एपिसोड खास तौर पर मीडिया स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि तमाम मीडिया संस्थानों के सिलेबस में यह चैप्टर अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। जो मीडिया या पत्रकारिता के छात्र नहीं हैं, उनके लिए यह एपिसोड पत्रकारिता के बुनियादी तथ्यों और तत्वों से परिचित होने का एक जरिया हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जनसंचार को, कि आखिर जनसंचार है क्या। जनसंचार जन और संचार इन दो शब्दों के मेल से बना है। जन का मतलब तो आप जानते ही हैं, जन यानी जनता यानी पब्लिक। तो इस तरह से देखा जाए तो जनसंचार वह विधा है जो जनता से संचार करे। इसे जनसंचार की एक वाक्य की परिभाषा भी कह सकते हैं। अब यहां अगर आपके मन में संचार का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो एक स्वाभाविक सा सवाल बनता है कि जनता से क्या संचार करे, यह संचार आखिर है क्या भला। इसलिए जनसंचार पर बात करने से पहले कुछ जानकारी संचार के बारे में, क्योंकि बिना संचार को जाने समझे जनसंचार को समझना मुश्किल है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि संचार क्या है। संचार दरअसल संस्कृत के चर धातु से लिया गया है। संचार के अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं: चलना, फैलाना, संचारित करना आदि आदि। लेकिन संचार का प्रयोग आमतौर पर सूचनाओं, अनुभवों, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान या साझा करने के लिए किया जाता है। संचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द लैटिन के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है कॉमन, यानी समान यानी साझा। इस तरह से संचार का जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार सूचनाओं, अनुभवों, विचारों और भावनाओं को प्रकट या ग्रहण करना यानी साझा करना, इनका आदान प्रदान करना या इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार है। कहें तो हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं और जो भी अभिव्यक्तियां ग्रहण करते हैं सब संचार के दायरे में आता है, सब संचार है। इसे थोड़ा और सहज ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा और सहज से समझें तो इस दुनिया में हम जो कुछ भी सुनते, देखते, सोचते, समझते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं, तो वह सारी चीजें, वह सब संचार है। संचार जिंदगी की निशानी है, गतिशीलता की निशानी है। विल्बर श्रैम के मुताबिक संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो वहीं डेनिस मैकवेल कहते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो उभयनिष्ठता को बढ़ाती है और उभयनिष्ठता के तत्व को अपने में समाहित भी रखती है, ताकि सभी के साथ न्याय किया जा सके। उभयनिष्ठता से यहां तात्पर्य कॉमन से है, समानता से है। इनके अलावा चार्ल्स मोरिस ने संचार को दो तरह से परिभाषित किया है। उनके मुताबिक व्यापक संदर्भ में संचार प्रक्रिया का अर्थ है साझेपन को विकसित करना, और सीमित संदर्भ में संचार का मतलब संकेतों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान है। संचार के बारे में और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन संचार के बारे में सबकी अवधारणा लगभग एक जैसी ही है। मोटे तौर पर संचार की परिभाषा दी जाती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। संचार की यह परिभाषा सही है, लेकिन मेरी समझ से थोड़ी अधूरी भी है, क्योंकि संचार अकेले भी होता है। कोई अपनी भावनाओं या विचारों को अकेले में भी जैसे भी व्यक्त कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वह संचार कर रहा है।
आपने देखा होगा कि कई लोग खुद से ही बातें करते हैं। आप भी कभी कभार अपने आप से बात कर रहे होते हैं, कुछ गुनगुना रहे होते हैं। यह सब संचार ही है। तब आप अपनी भावना, विचारों का संचार कर रहे होते हैं। यही नहीं, आप किसी के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि वो उदास है कि खुश, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति संचार कर रहा है। लेकिन यह संचार सांकेतिक या अमौखिक संचार है। संचार की शुरुआत कब हुई? अगर इस सवाल को देखें तो संचार जीवन की उत्पत्ति और मानव सभ्यता की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि सभ्यता के विकास के क्रम में संचार भी परिवर्तित और विकसित होते रहा है, लेकिन संचार की मूल अवधारणा अपरिवर्तित ही रही। मूल अवधारणा यानी सूचनाओं, भावनाओं, अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान। दरअसल संचार कोई घटना नहीं, प्रक्रिया है जो साथ साथ चलती रहती है और समय के साथ संशोधित और विकसित भी होती है। विकास के इसी क्रम में संचार के कई रूप भी हुए, जिन्हें हम संचार के विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं। संचार कितने प्रकार के होते हैं या संचार के कितने रूप भेद हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संचार की प्रक्रिया को जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि संचार होता कैसे है और वो प्रमुख तत्व कौन है जो इसके होने में सहायक हैं या जिनके जरिए संचार होता है। वैसे तो संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं, कई चरणों में संचार होता है, लेकिन इनमें 5 तत्व या 5 चरण मुख्य हैं। इनके बगैर संचार संभव नहीं है। संचार के इन 5 प्रमुख तत्वों में सबसे पहला है संचारक यानी सेंडर यानी संदेश भेजने वाला। संचार के बारे में जो बातें हुई हैं अब तक, इससे आप अब तक ये तो समझ ही गए होंगे कि संचार सूचनाओं, विचारों आदि का आदान प्रदान है, अभिव्यक्ति है, कहीं किसी और तक पहुंचाना है, प्रेषित करना है। और ऐसा है तो इसे करने वाला भी कोई होगा, कोई कर्ता होगा जो सूचना या विचार देगा, उसे अभिव्यक्त करेगा, किसी और को पहुंचाएगा, किसी और को देगा। तो यह कर्ता ही, सूचना देने वाला ही संचारक यानी सेंडर है, और यही संचार का पहला और प्रमुख चरण है। इसे संचार का स्रोत भी कह सकते हैं। संचार का दूसरा मुख्य चरण है मैसेज यानी संदेश। संचारक जो अभिव्यक्त करता है, जो सूचना देता या सूचना भेजता है, प्रेषित करता है, उसे ही मैसेज या संदेश कहते हैं। यह संचार का दूसरा प्रमुख तत्व है। संचार का तीसरा तत्व या चरण है माध्यम यानी चैनल या मीडियम। संचारक जो संदेश जिस विधि या जिसके जरिए भेजता है, वही माध्यम या चैनल कहलाता है। यह 2 तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और इस आधार पर संचार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार के रूप में भी बांटा गया है। संचारक जब रिसीवर को सीधे आमने सामने संदेश प्रेषित करता है तो यह प्रत्यक्ष संचार होता है। जैसे आप किसी से या कुछ लोगों के बीच मौजूद होकर कुछ कह रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, तो यह प्रत्यक्ष संचार की श्रेणी में आएगा। इसे प्रत्यक्ष संचार कहेंगे। लेकिन संचारक कहीं और से किसी माध्यम के जरिए रिसीवर तक संदेश भेजता है तो वह अप्रत्यक्ष संचार कहलाएगा। मसलन अगर आप अपना मैसेज पत्र के जरिए या फोन, ईमेल के जरिए रिसीवर तक पहुंचाते हैं तो यह अप्रत्यक्ष संचार कहलाएगा। जनसंचार अप्रत्यक्ष संचार की ही श्रेणी में आता है। कैसे, इसे आप आगे जनसंचार की चर्चा में समझ जाएंगे। हालांकि कुछ विद्वानों ने सांकेतिक या अमौखिक संचार को भी अप्रत्यक्ष संचार की श्रेणी में रखा है, लेकिन मेरी समझ से यह तकनीकी तौर पर गलत है। अप्रत्यक्ष संचार से जो अर्थ निकलता है वह यही कि सेंडर और रिसीवर आमने सामने मौजूद नहीं है, जबकि सांकेतिक संचार में यह ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रिसीवर या प्रापक यानी प्राप्तकर्ता संचार का चौथा प्रमुख तत्व है या चौथा चरण है। संचारक अपना संदेश जिसके लिए भेजता है, जिस तक पहुंचाना चाहता है, उसे ही रिसीवर या प्रापक कहते हैं।
ध्यान रखिए, सेंडर और रिसीवर संचार के सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। इनके बिना संचार हो ही नहीं सकता। संचार का पांचवा और आखिरी तत्व या चरण है प्रतिपुष्टि या फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। रिसीवर मैसेज को किस तरह किन अर्थों में ग्रहण करता है और उस पर जो प्रतिक्रिया देता है वही प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक है और संचार का यह आखिरी चरण भी है। इस तरह से देखें तो संचार की प्रक्रिया सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक इन 5 तत्वों के जरिए ही संपूर्ण होती है। आइए संचार की संपूर्ण प्रक्रिया को एक उदाहरण के जरिए और आसानी से समझते हैं। अभी आप बात विवाद के मीडिया क्लासेज का यह एपिसोड देख रहे हैं। अच्छी या बुरी जो भी राय आपने इसके बारे में बनाई हो उसे अपने किसी दोस्त या किसी और को बताते हैं, उससे साझा करते हैं इस एपिसोड के बारे में अपनी राय को। तो इस संचार की प्रक्रिया में आप हुए सेंडर यानी संदेश भेजने वाले। मीडिया क्लासेज के बारे में आपकी जो राय है वह हुआ मैसेज यानी संदेश, जिसके जरिए आपने राय दी, मसलन आमने सामने बोलकर, मोबाइल से या पत्र लिखकर, जो भी तरीका आपने अपनाया वह हुआ चैनल यानी माध्यम। इसके बाद आता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, वह वो है जिसे आपने मीडिया क्लासेज के बारे में बताया, अपनी राय दी। और आखिर में आता है प्राप्तकर्ता की राय, उसकी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। और इस तरह से इन 5 चरणों के जरिए इस संचार की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि संचार क्या है, कैसे काम करता है। हालांकि किसी संचार प्रक्रिया में शोर यानी नॉइज समेत कुछ और भी तत्व या चीजें शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ उनकी चर्चा का कोई खास मतलब नहीं है। बस आप इतना समझ लें कि संचार प्रक्रिया के जितने भी तत्व या चरण हैं वे सब इन्हीं 5 तत्वों या चरणों को और प्रभावी तथा बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। उम्मीद है अब तक की चर्चा से आप संचार और संचार की प्रक्रिया तथा संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और संचार को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संचार का अर्थ, परिभाषा और संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों के बाद अब बात करते हैं संचार के प्रमुख रूपों पर, उसके भेदों पर, संचार के प्रकारों पर। मोटे तौर पर संचार को हम 2 भेदों में बांट सकते हैं, मौखिक और अमौखिक या वाचिक और अवाचिक। मौखिक यानी वाचिक संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें लिख बोल या पढ़ सुनकर हम अपनी विचार, अपनी भावनाएं, अपनी बात साझा करते हैं। जबकि इशारों, संकेतों या चेहरे के भावों से जो व्यक्त करते हैं वह अमौखिक या अवाचिक या सांकेतिक संचार की श्रेणी में आता है। जैसे आपने बिना कुछ कहे किसी को इशारे से बुलाया या किसी के चेहरे को देखकर समझ गए कि वह खुश है या गुस्से में है, तो यह अमौखिक संचार की श्रेणी में आएगा। संचार प्रक्रिया में दृश्य, श्रव्य, स्पर्श आदि संचार के स्रोत हैं, तो अभिव्यक्ति के माध्यम भी। इनके आधार पर भी संचार के विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनके अलावा लोगों की संख्या, माध्यम और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के आधार पर भी संचार के कई रूप हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार के बारे में पीछे मैं बता चुका हूं। बहरहाल विभिन्न संचार शास्त्रियों और विद्वानों ने संचार को जिस तरह परिभाषित और वर्गीकृत किया है उसके आधार पर संचार के मुख्य 4 प्रकार माने गए हैं। अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन और आखिरी जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। हालांकि हमारी चर्चा का मुख्य विषय जनसंचार है,
लेकिन उस पर आने से पहले संचार के बाकी तीनों रूपों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इससे जनसंचार को और अच्छे तथा बेहतर ढंग से समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात संचार के पहले प्रकार यानी अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा हो, अपने ख्यालों में गुम हो या अकेले में चेहरे के भावों से खुद को अभिव्यक्त कर रहा हो तो यह अंतःवैयक्तिक संचार की श्रेणी में आता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को खुद के लिए अभिव्यक्त करना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। यह खुद से खुद का संचार है। संचार का दूसरा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो संचार होगा यानी सूचनाओं, अनुभव और विचारों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान होगा वह अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार में दो से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। क्यों? आगे पता चलेगा। तीसरे प्रकार का संचार समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि समूह में होने वाला संचार समूह संचार कहलाता है, यानी सूचनाओं, विचारों आदि का किसी समूह में आदान प्रदान, कोई चर्चा या विमर्श, वक्तव्य आदि समूह संचार के अंतर्गत आएगा। समूह में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर इसे छोटे और बड़े समूह के संचार में भी बांट सकते हैं। हालांकि ये सब समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन ही कहे जाएंगे। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन संचार का चौथा और आखिरी रूप है और संचार के सभी प्रकारों में सबसे प्रभावी और सबसे महत्वपूर्ण भी। 21वीं सदी तकनीक की सदी है, खासकर सूचना और संचार के तकनीकी माध्यमों के असीमित विस्तार वाली सदी। और यही असीमित विस्तार जनसंचार को भी बेहद प्रभावी बनाता है। दरअसल जनसंचार संचार का वह रूप है जिसमें किसी तकनीकी माध्यम के जरिए असीमित और अनगिनत लोगों तक कोई बात, कोई सूचना, कोई घटना या तथ्य पहुंचाया जा सकता है। संचार के बाकी रूपों से जनसंचार इस मायने में भी अलग है कि जहां संचार के अन्य भेदों में सेंडर और रिसीवर अमूमन आमने सामने होते हैं, सेंडर को पता होता है कि वह मैसेज किन्हें दे रहा है, किसे दे रहा है, वही जनसंचार में इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं होती। बेसिकली जनसंचार के जरिए सेंडर आम जनता को अपना मैसेज देता है, ये मास लेवल पर मैसेज देता है। पीछे मैंने इसी आधार पर जनसंचार को अप्रत्यक्ष संचार की कैटेगरी में रखा था। जनसंचार संचार का अप्रत्यक्ष रूप है जिसमें सेंडर का पता होता है, मैसेज की जानकारी होती है, चैनल यानी जिस माध्यम से मैसेज भेजा गया वह ज्ञात रहता है, लेकिन रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता कौन है, कितने लोग हैं, इसकी सटीक जानकारी नहीं होती, इसके बारे में पता नहीं होता। दूसरी बात, संचार के अन्य रूपों में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त होती है, लेकिन जनसंचार में फीडबैक मिलने में थोड़ी देर होती है, कुछ टाइम लगता है। रिसीवर उसको सोचता है, समझता है, तब उसके बाद फीडबैक देता है। जनसंचार को प्रभावी और कारगर बनाने में चैनल यानी माध्यम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार के माध्यम ही जनमाध्यम कहे जाते हैं, यानी मास मीडिया। हम आप जिसे आज मीडिया कहते हैं या मीडिया से जो समझते हैं, ये वही जनमाध्यम है। इन जनमाध्यमों के कई प्रकार हैं, प्रिंट, रेडियो, टीवी, फिल्म, इंटरनेट आदि। इन जनमाध्यमों के जरिए ही जनसंचार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अगर बात जनसंचार के क्षेत्र और उसके कार्य की करें तो जनसंचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है और कार्य भी। जनता को सूचना देने और उन्हें शिक्षित तथा जागरूक करने से लेकर प्रचार करने और मास लेवल पर लोगों से संपर्क करने तक पत्रकारिता जनसंचार के अंतर्गत ही आती है।
पत्रकारिता के अलावा भी जनसंचार के कई और रूप क्षेत्र कार्य हैं। जन माध्यमों की व्यापक पहुंच के चलते जनसंचार में जन भागीदारी भी व्यापक होती है। इस लिहाज से जनसंचार के फायदे बहुत हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी कम नहीं है। इन पर विस्तार से चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि जनसंचार के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगले एपिसोड में विभिन्न जन माध्यमों पर भी बात की जाएगी। इन सब के साथ पत्रकारिता के संबंध और पत्रकारिता के महत्व की बात की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मीडिया क्लासेज के अगले एपिसोड में जनसंचार, जन माध्यम और पत्रकारिता से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।